अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हम गंटोर के लिए निकल चुके थे। हम गाड़ी में सवार हो गए। सिकंदर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी का रुख विजयवाड़ा शहर के सबसे बड़े लारियों के अड्डे की तरफ था। मुराद खान बोला, तुमने बड़े अनाड़ियों वाली बात की है सिकंदर। हम यहाँ से अपनी खुफिया कमी गाह में जाना है, जहाँ से हम इस मुहिम के लिए पूरी तैयारी करेंगे। सॉरी सर, मैं भूल गया था, सिकंदर ने माजरत के अंदाज में कहा और गाड़ी को अपनी खुफिया कमी गाह की तरफ मोड़ दिया। कमी गाह में पहले से 4 मुजाहिद मौजूद थे। मुराद खान, मैंने और हाशिम खान ने कमी गाह में आते ही अपने कपड़े बदले और रेशमी लिबास की जगह मटियाले रंग की पुरानी पतलून और जैकेटें पहन ली। जैकेटों की खुफिया जेबों में हमने एक एक भरा हुआ पिस्तौल छुपा लिया। मैंने और मुराद खान ने एक एक कमांडो चाकू भी रख लिया। जाली करेंसी में से हमने अपने पास कुछ रुपए भी रख लिए और जब गाड़ी में सवार होकर शहर को जाने वाली सड़क पर आए तो मुराद खान ने सिकंदर से कहा, तुम हमें लारी अड्डे पर छोड़कर फौरन होटल चले जाना, हो सकता है कांतिलाल का फ़ोन आ जाए। ठीक है सर। इस वक्त आसमान पर हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए थे। हाशिम खान ने कहा, हम छोटी टॉर्च हाइड आउट में ही भूल आए हैं। सिकंदर बोला, मेरे पास एक छोटी टॉर्च है, और इसने अपनी जैकेट की जेब में से छोटी टॉर्च निकालकर हाशिम खान के हवाले कर दी। बादलों की वजह से धूप गायब हो गई थी। विजयवाड़ा की सड़कों पर काफ़ी रौनक और ट्रैफिक थी। लारियों का अड्डा शहर के गुंजान इलाके में था। सिकंदर ने अपने तीनों साथियों यानी मुझे, मुराद खान और हाशिम को अड्डे के बाहर उतारा और गाड़ी लेकर 5 स्टार होटल की तरफ चल दिया। हम लोग अड्डे में एक तरफ होकर बैठ गए। मुराद खान ने हाशिम खान को अड्डे के बुकिंग ऑफिस की तरफ भेज दिया। इसने आकर बताया कि एक लॉरी आधे घंटे के बाद गंटोर से आएगी, वही वापस गंटोर जाएगी। मैं 3 टिकट ले आया हूँ। हम तीनों मुजाहिद बड़ी मस्कीन सूरतें बनाए वहीं बैठे रहे। गंटोर की लॉरी आ गई, सारे मुसाफिर उतर गए। लॉरी की सफाई वगैरह करने के बाद इस जगह खड़ी कर दी गई जहाँ से वापस गंटोर रवाना होती थी। मुसाफिरों ने लॉरी में सवार होना शुरू कर दिया। हम तीनों मुजाहिद भी सवार हो गए। लॉरी मुसाफिरों से भरी हुई थी। इसके बाद लॉरी गंटोर की तरफ रवाना हो गई। विजयवाड़ा के शहर से निकलने के बाद रास्ता ऊंचा नीचा और नीम पहाड़ी था। कहीं कहीं कोई छोटा सा जंगल भी आ जाता था। धान के खेत भी नजर आ रहे थे। आसमान पर बादलों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। मुराद खान ने गर्दन मोड़ कर मेरी तरफ देख कर कहा, मेरा ख्याल है गंटोर में बारिश हो रही होगी। इस तरफ बादल बड़े सियाह हैं। लॉरी पुरानी थी, एक तो इसकी रफ्तार भी कम थी, दूसरा शोर भी बहुत कर रही थी। सड़क पर कोई सवारी हाथ देती तो रुक कर इसे भी चढ़ा लेती थी। इस तरह लॉरी की छत पर भी काफ़ी मुसाफिर बैठ गए थे। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए धमाका हुआ और लॉरी रुक गई। मुसाफिर सहम गए। मालूम हुआ कि पिछला एक टायर फट गया है। 1 घंटा लगाकर लॉरी का टायर बदला गया। इसके बाद लॉरी आगे चल पड़ी। इस दौरान हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। 1 घंटे का सफ़र इस पुरानी लॉरी ने 2.5 घंटों में तय किया और आखिरकार गंटोर पहुंच गई। मैं पहली बार यहाँ आया था। हाशिम और मुराद खान इस छोटे से साहिली शहर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। गंटोर में तेज़ बारिश हो रही थी। हम लॉरी अड्डे पर ही रुके रहे। वहीं हमने एक विष्णु होटल में दोपहर का खाना खाया। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। मुराद खान कहने लगा, मेरा ख्याल है अब हमें टारगेट की तरफ चल पड़ना चाहिए। गंटोर की बंदरगाह के आसपास काफ़ी इलाका गुंजान आबाद था। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी, लेकिन बंदरगाह से कुछ दूर निकलने के बाद रेतीली ज़मीन शुरू हो गई थी। हम तीनों साथी पैदल चल रहे थे। हमने जेबों में हाथ दे रखा था और ऐसे जा रहे थे जैसे इस इलाके की सैर करने के लिए आए हों, ताकि किसी को कोई शक ना पड़े। हम आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाशिम खान कहने लगा, हमें पुराने लाइट हाउस की तरफ नहीं जाना चाहिए। उधर फौजी पहरा है और मुमकिन है इंटेलिजेंस वाले भी देहातियों के भेस में घूम फिर रहे हों। मुराद खान बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम लाइट हाउस वाले इलाके से हटकर चल रहे हैं। ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है। चलते चलते हम बंदरगाह से काफ़ी दूर निकल आए थे। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, लगता है अभी हम अपने टारगेट से काफ़ी दूर हैं। मुराद खान ने कहा, वो सामने वाले टीले देख रहे हो, इनके पीछे समंदर का वो साहिल है जहाँ समुद्री जहाज रेत के तोदे में धंसा हुआ है। मुझे यकीन है कि यह वही जगह है। चलते चलते हम भूरे रंग के छोटे टीलों के दामन में पहुंच गए थे। यहाँ से हम टीले की दूसरी तरफ निकले तो मैंने देखा कि सामने हद निगाह तक समंदर फैला हुआ है और इसकी एक जानिब एक बहरी जहाज इस तरह रेत के तोदे में धंसा हुआ है कि एक तरफ से झुक गया है। मुराद खान ने सबको वहीं रुकने का कहा। मुराद खान टीले की ढलान के पास झाड़ियों में बैठ गया। मैं और हाशिम भी इसके पास बैठ गए। मुराद खान कहने लगा, अगर कांतिलाल के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक वाकई एटमी मटेरियल का खुफिया कोड नंबर जहाज से किसी तहखाने में छुपा हुआ है तो इस जहाज की खुफिया तौर पर ज़रूर निगरानी हो रही होगी। मैंने कहा, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। हाशिम खान कहने लगा, ये कैसे मालूम हो कि इसकी निगरानी हो रही है या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ बैठे रहने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। हमें जहाज़ में दाखिल होना होगा। मुराद खान ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें जहाज़ का स्क्रैप काटने वाले का भेस बदल कर आना चाहिए। मुराद खान बोला, मैं टारगेट के इतने करीब पहुँच कर वापस नहीं जाना चाहता और फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम भेस बदलने के बाद से एक और दिन ज़ाया करें। तो फिर मैंने बोला, आप लोग यहीं छुप कर बैठें, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर मुझे शक पड़ा कि इस जहाज़ की निगरानी हो रही है तो मैं इधर उधर चक्कर काट कर वापस आ जाऊँगा, और अगर 10 मिनट तक मैं वापस ना आया तो आप लोग समझ जाना
कि मैदान साफ है और तुम दोनों भी आ जाना। मुराद खान ने मेरे तजर्बे और कमांडो पेशेवराना महारत के पेश नज़र मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने पतलून की जेबों में हाथ दिया और सैर करने के अंदाज में निकल पड़ा। रेत में धंसा हुआ बहरी जहाज एंकर मेरे बाएं जानिब 500 गज के फासले पर नजर आ रहा था। मैंने जहाज की तरफ जाने के बजाय समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। आसमान पर बदस्तूर बादल छाए हुए थे, बारिश रुकी हुई थी। चलते चलते मैं समंदर के करीब पहुंच गया। समंदर की मौजें दूर दूर से आकर साहिली रेत पर कुछ दूर जाकर वापस समंदर की तरफ पलट जाती थी। मैं झुककर रेत पर बिखरी हुई सिपियां चुनने लगा। एक दो सिपियां मैंने हाथ में पकड़ ली और बाकी समंदर में फेंक दी। इन हरकत से अगर कोई मेरी खुफिया तौर पर निगरानी कर रहा था तो इसको ये तासुर देना चाहता था कि मैं कोई मुश्तबा शख्स नहीं हूँ, बल्कि कोई सयाह हूँ, साहिल समंदर की सैर करने आया हूँ। सारे समंदर की रेत पर टहलने के अंदाज में चलते चलते मैंने अपना रुख मगरिब की सिमत कर लिया था। इस सिमत में आगे जाकर रेत का तोदा आ जाता था जिस पर बहरी जहाज का ढांचा धंसा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चलते मैं जहाज के इतने करीब पहुंच गया कि मैंने जहाज की दंगालूद दाहिनी चादर पर अंग्रेजी के मोटे एंकर में एंकर लिखा हुआ साफ पढ़ लिया। मैंने अपना चेहरा समंदर की तरफ कर लिया और थोड़ा थोड़ा उछलते हुए वर्जिश शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक वर्जिश करने के बाद साहिल समंदर की रेत पर टांगे पसार कर बैठ गया। 2-3-4 मिनट तक बैठा रहा। मुझे यकीन था कि अगर इस जहाज की खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है तो कोई ना कोई आदमी मेरे पास जरूर ये पूछने आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने घड़ी पर निगाह रखी हुई थी। समंदर की जानिब से तेज हवा भी चल रही थी और इस हवा में मेरे सर के बाल लहरा रहे थे। मुझे वहीं बैठे हुए जब पूरे 5 मिनट गुजर गए तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने पलटकर जहाज के ढांचे की तरफ देखा। जहाज के आसपास मुझे कोई इंसान दिखाई ना दिया। समंदर का साहिल दूर दूर तक वीरान पड़ा था। मुझे कुछ यकीन सा आ गया कि इस जहाज की निगरानी नहीं की जा रही और इसकी यही वजह हो सकती थी कि कांतिलाल ने किसी को नहीं बताया होगा कि इसने एटमी मटेरियल का खुफिया कोड नंबर इस तबाहशुदा जहाज के ढांचे में किसी जगह छुपा कर रखा है। अगर इसने अपने किसी भी मुतलका अफसर को ये बात बताई होती तो फिर खुफिया पुलिस इस जहाज की निगरानी पर ज़रूर तैनात कर दी जाती, मगर वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। जहाज पर से जहाज को तोड़ने वाले इसका काफ़ी हिस्सा उतार कर ले जा चुके थे और जहाज के अगबी हिस्से की लोहे की चादरें उतर चुकी थी और वो खुला हुआ था। मैंने करीब जाकर देखा। जहाज के खुले हुए हिस्से की दाईं जानिब लोहे की घूमती हुई सीढ़ी ऊपर डेक यानी अर्शे तक चली गई थी। जहाज खाली पड़ा था और उस पर एक अजीब सा असीबी सन्नाटा छाया हुआ था। 10 मिनट गुजर चुके थे। मुराद खान और हाशिम खान पीछे टीले की ओट में बैठे मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब 10 मिनट गुजर गए, बल्कि 2 मिनट ऊपर हो गए और मैं वापस ना आया तो वो समझ गए कि आगे कोई खतरा नहीं है। वो टीले की ओट से निकले और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की सिमत चल पड़े। मैं जहाज की आईनी दीवार के साथ खड़ा इन्हें अपनी तरफ आते देख रहा था। दोनों मुजाहिद मेरे पास आ गए। मैंने कहा, मुझे आसपास कोई इंटेलिजेंस का आदमी नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है जहाज की निगरानी नहीं हो रही। मुराद खान और हाशिम खान जहाज के अंदरूनी ढांचे को बड़े गौर से देख रहे थे। हाशिम खान बोला, नक्शे के मुताबिक हमें इसके पताल यानी तहखाने को तलाश करना होगा। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता नीचे तहखाने को जरूर जाता होगा। मुराद खान बोला, जहाज का अगला हिस्सा रेत में धंसा हुआ है, हमें बाएं तरफ से होकर आगे जाना चाहिए। हम जहाज के ढांचे में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगे। जगह जगह जहाज उतारते हुए स्क्रैप और लोहे की चादरें और लोहे के बड़े बड़े टुकड़े कटे पड़े थे। एक बहुत बड़ा पिस्टन ऊपर को जाते पेचदार दीने के साथ लगा हुआ था। जहाज के दरमियान में लकड़ी के तख्ते डालकर स्क्रैप के ठेकेदारों ने यहाँ उतारने के लिए सामान बना रखा था। तीनों मुजाहिद हम इस पर चलते हुए जहाज के अगले हिस्से में आ गए। यहाँ एक तरफ 6-7 सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। नीचे अंधेरा था। मुराद खान आगे आगे था। दीने के पास आकर वो रुक गया। कहने लगा, मेरा ख्याल है ये रास्ता जहाज के लोअर डेक को जाता है। अब हम दीना उतर कर नीचे आ गए। ये लोअर डेक था। यहाँ हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। हम एक कुशदा हाल कमरे में आ गए। यहाँ भी जगह जगह जहाज पर काटे हुए लोहे के साजो सामान के ढेर पड़े थे। मैंने कहा, ये लोअर डेक है, यहाँ से नीचे कोई और तहखाना नहीं हो सकता। हम इसके पेंदे में है, इसके नीचे तो समंदर होता है। मुराद खान नीम रोशनी में चारों तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। वो बोला, नक्शे पर पताल का हिंदी लफ्ज़ यूं ही नहीं लिख दिया गया, कोई ना कोई खुफिया तहखाना ज़रूर है, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। रोड डेक के कुशदा हाल कमरे में इधर उधर तहखाने का रास्ता तलाश करने लगे। एक जगह लोहे के कटे हुए जंगाल और स्क्रैप के टुकड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। मुराद खान इस ढेर के पीछे चला गया। मैं और हाशिम भी वहाँ आ गए। स्क्रैप के ढेर के पीछे लोहे की दीवार के करीब आईनी फर्श की चादर थोड़ी सी अपनी जगह से उखड़ी हुई थी। मुराद खान ने टॉर्च रोशन कर दी। उखड़ी हुई चादर के टुकड़े के कोने में लोहे की एक तार थी जो इसके अंदर धंसी हुई थी। मुराद खान ने इस तार को अपनी गिरफ्त में लेकर झटके से बाहर खींचा तो फर्श की आईनी चादर का टुकड़ा एक तरफ से ऊपर को उठ गया। इसने इसे और ऊपर उठा दिया और नीचे टॉर्च की रोशनी डाली। करीब 10 फुट नीचे फर्श पर पुराना सामान पड़ा हुआ था। मुराद खान ने कहा, हो सकता है यही पताल का तहखाना हो, हमें नीचे उतर कर देखना चाहिए। मैंने कहा, अजीब बात थी कि नीचे कोई जीना वगैरह नहीं है, ऐसा लगता है यहाँ जो कोई भी आता होगा अपनी रस्सी की सीढ़ी साथ लाता होगा। हाशिम खान ने कहा, एक सेकंड ठहरो, अभी कोई इंतजाम हो जाता है। वो लोअर डेक के कोने की तरफ गया। वहाँ लोहे का एक खंबा पड़ा था। इसने मुझसे कहा, जरा मेरे साथ हाथ बटाना। हम दोनों ने मिलकर लोहे के खंबे को उठाया और तहखाने के दहाने में गुजर कर इसे तिरछा करके लगा दिया। अब हम इस खंबे की मदद से नीचे उतर सकते थे। सबसे पहले मुराद खान नीचे उतरा, इसके बाद मैं और उसके बाद हाशिम उतरा।
कि जहाज़ का कुछ छोटा सा स्टोर लगता था जहाँ जहाज़ की हर शय टूटी छूटी पड़ी थी। मुराद खान के हाथ में छोटी टॉर्च थी। तहखाने की तारीकी में टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं आगे डाल रहा था। मैं भी जहाँ टॉर्च की रोशनी पड़ती थी इस जगह को गौर से देखने लगता था। पुराने टूटे फूटे सामान के नीचे एक जगह कोई चीज़ चमकी। मैंने कहा, ये क्या चीज़ है? मुराद खान ने टॉर्च की रोशनी चमकती हुई शय पर मरकूज कर दी। हमने झुक कर देखा, ये स्टील का छोटा सा हैंडल था। मुराद खान ने इसे बाहर को खींचा तो मालूम हुआ ये एक स्टील का छोटा सा टैची केस है। मुराद खान ने बैठे हुए मेरी और हाशिम खान की तरफ देखकर कहा, मालूम होता है हमें वो शय मिल गई है जिसकी हमें तलाश है। स्टील का छोटा सा टैची केस उठाकर हम तीनों इसी जगह पर आ गए जहाँ ऊपर तय खाने का दहाना था। ऊपर से लोड डेक के हॉल कमरे की हल्की हल्की रोशनी नीचे आ रही थी। मुराद खान ने छोटा टैची केस काट कबाड़ के ढेर के ऊपर रख लिया। हम इसे बड़े गौर से देखने लगे। टैची केस को कोई ऐसा ताला नहीं लगा हुआ था जो बाहर लटक रहा हो। ताला इसके अंदर लगा हुआ था। मुराद खान ने हाशिम की तरफ देखकर कहा, हाशिम तुम इस मामले में कारीगर हो, कोशिश करके देखो शायद ताला खुल जाए। हम इसे तोड़ना नहीं चाहते। हाशिम खान को इस काम में बड़ी महारत हासिल थी। कंप्यूटराइज ताले और किसी भी किस्म के ताले को वो अंदर तार डालकर खोल देता था। इसने वहीं से तार ढूंढी और एक हाथ जाविये से टेढ़ा करके इसे ताले में जहाँ कुंजी थी वहां डाल दिया और बड़ी महारत से आहिस्ता आहिस्ता कभी दाएं और कभी बाएं घुमाने लगा। ये बड़ा सबर आजमा लम्हा था। हमें ये खतरा भी था कि स्क्रैप वाले जहाज में ना आ जाए। अभी तक वहां सन्नाटा छाया हुआ था। हाशिम खान ने कहा, बड़ा पेचीदा किस्म का ताला है। मैंने कहा, कोशिश करो। हाशिम ने तार को बाहर निकाल लिया। इसने इसको एक दूसरे तरीके से जरा टेढ़ा किया और खास जाविये से ताले के सुराख के अंदर डालकर आहिस्ता आहिस्ता कभी आगे और दाएं बाएं घुमाने लगा। 2 मिनट लग गए। इसके बाद क्लिक की आवाज़ आई। ताला खुल गया। मुराद खान ने जल्दी से टैची केस को खोल दिया। टैची केस में एक बादामी रंग का लिफाफा पड़ा था। सब बेताब नजरों से लिफाफे को देखने लगे थे। मुराद खान ने मुझे टॉर्च की रोशनी पकड़ा दी और लिफाफे को बड़े आराम से खोला। इसके अंदर एक तय किया हुआ कागज़ था। इसको खोला तो कागज़ पर एक जानिब नंबर लिखा हुआ था। सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3 और इस तरह 6 सिलेंडर लिखे हुए थे। हर सिलेंडर के आगे अलजबरे के 3-3 हरूफ में सिलेंडर का फार्मूला दर्ज था। इन सब के नीचे एक लकीर डाली हुई थी और इस लकीर के नीचे 7 हिस्सों में एक नंबर लिख दिया गया था। मुराद खान ने आहिस्ता से कहा, यही एटमी मटेरियल का कोड नंबर लगता है और ये सिलेंडर एटमी मटेरियल को जाहिर करने के लिए है। हाशिम खान ने कहा, हमें सब कुछ अलग कागज़ पर उतार लेना चाहिए। मैंने कहा, अफसोस कि हम अपने साथ कोई कागज़ पेंसिल वगैरह नहीं लाए। मुराद खान ने अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, एक बात साबित हो गई है कि तुम लोगों को अभी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। ये बात तुम्हें चलने से पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस नुक्ते पर नहीं था। मैं छोटा कैमरा अपने साथ लाया हूँ। मुराद खान ने जेब से कैमरा निकाल लिया। ये वही माचिस के साइज़ का कैमरा था जिससे मैंने कांति लाल और उसकी जेब से बरामद होने वाली चीज़ों की तस्वीरें खींची थीं। मैंने और हाशिम ने इत्मीनान का सांस लिया। मुराद ने कैमरे को लिफाफे में से निकले हुए कागज़ पर फोकस किया और फ्लैश की चमकीली के साथ ही 6-7 तस्वीरें उतार लीं। इसके बाद इसने कागज़ को बड़ी एहतियात के साथ लिफाफे में बंद कर दिया। लिफाफे को इस तरह बंद करके अटैची केस में रख दिया और अटैची केस को वापस जगह पर रख दिया जिस जगह से वो उठाकर लाया था। अटैची केस का स्टील का छोटा हैंडल इसी तरह जरा सा बाहर निकला हुआ था। मुराद खान बोला, खुदा करे यही एटमी मटेरियल का खुफिया कोड नंबर हो। हम तीनों मुजाहिद खंबे की मदद से तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर आकर मैंने और हाशिम खान ने बड़े आराम से लोहे के खंबे को वापस अपनी जगह पर रख दिया। मुराद खान ने तहखाने के ऊपर फर्श की उठाई हुई आयनी चादर इसी तरह पोजीशन में अच्छी तरह से लगा दी जिस तरह भी पहले थी। 6-7 सेकंड तक हम इस जगह को गौर से देखते रहे। फिर इसने मुझसे पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर कांति लाल यहाँ आया तो इसे किसी किस्म का शक तो नहीं पड़ेगा कि तहखाने में कोई दूसरा शख्स भी दाखिल हुआ है? मैंने दोनों हाथों से फर्श की आयनी चादर को अच्छी तरह से जमाते हुए कहा, मेरा ख्याल है तहखाने की चादर बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में आ गई है। मुराद खान बोला, अब वापस चलो। हम लोड डेक के कुशदा हॉल कमरे में बड़ी एहतियात से चलते हुए जरा पीछे जीने की तरफ बढ़े। जीने पर चढ़कर हम जहाज के ऊपर हिस्से में आ गए। ऊपर आते ही मुराद खान ने कहा, एक एक करके 15-15 सेकंड का वक्फा डालकर बाहर निकलो। हमने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैं जहाज से बाहर निकला। जिस तरफ पथरीला टीला था इसी तरफ चल पड़ा। इसके 15 सेकंड बाद हाशिम खान और आखिर में मुराद खान बाहर निकला। हम तीनों अलग अलग चलते जहाज से कुछ फासले पर जो पथरीला टीला था इसके पास आकर बैठ गए। मुराद खान ने मुझसे कहा, तुम रेकी करके देखो कि आसपास कोई आदमी तो नहीं चल फिर रहा है। मैं वहां से निकलकर समंदर के साहिल के साथ साथ चलने लगा। फिर झुककर रेत पर गूंगे और सीपियां उठा उठा कर देखने लगा और इन्हें दूर समंदर की लहरों पर फेंक देता था। इस दौरान मेरी तेज निगाहें में चारों तरफ देख रही थी। वहां दूर दूर तक कोई इंसान चलता फिरता नजर नहीं आया था। इस तरह टहलते टहलते मुराद खान और हाशिम खान के पास में वापस आ गया। मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया। ठीक है, मुराद खान बोला, अब हम कम से कम 10 मिनट का वक्फा डालकर वापस जाएंगे और जहां से हमने पथरीले टीलों का मोड़ घूमा था वहां बैठकर एक दूसरे का इंतजार करेंगे। हमने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैं गया और समंदर के किनारे चलता चलता पथरीले टीलों के पीछे आकर बैठ गया। इसके 10 मिनट बाद हाशिम खान बाहर आया और वो भी मेरे पास आकर बैठ गया। आखिर में हाशिम खान भी आ गया। यहाँ से हम तीनों उठे और तेज तेज कदमों से गंटोर की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान आसमान पर सियाह घटाएं छाने लगी थी और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी।
मुराद खान कहने लगा, मैं विजयवाड़ा जाने वाली जो भी लॉरी मिल जाए पकड़ लेनी चाहिए। अब यहाँ कोई काम नहीं है। वैसे भी हमें इस इलाके में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए। पैदल चलते चलते हम बंदरगाह के आसपास की आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गए। लॉरी अड्डा यहीं पर वाक़ था। एक लॉरी अभी अभी आकर रुकी थी। इसमें से मुसाफिर उतर रहे थे। मालूम हुआ कि यही लॉरी वापस विजयवाड़ा जाएगी। हमने टिकट खरीदे और जैसे ही लॉरी खाली हुई इसमें दाखिल होकर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। लॉरी में विजयवाड़ा जाने वाले मुसाफिर बैठे थे। थोड़ी देर में लॉरी भर गई। ड्राइवर और क्लिंडर भी आ गए। लॉरी अड्डे से निकली और एक करीबी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए रुक गई। तेल की टंकी फुल करवाने के बाद लॉरी विजयवाड़ा की जानिब रवाना हो गई। ये भी खड़खड़ाती हुई पुरानी लॉरी थी। ड्राइवर रास्ते में रुककर सवारियां उठा रहा था और उतार रहा था। आती दफा भी लॉरी ने 1 घंटे का सफर 1.25 घंटे में तय किया था। विजयवाड़ा पहुंचने के बाद हम तीनों मुजाहिद इकट्ठे हो गए और अपने हाइड आउट की तरफ चल पड़े। एक खास मकाम पर आकर मामूल के मुताबिक हम अलग हो गए और अलग अलग रास्तों से जंगल में दाखिल होने के बाद खुफिया कमी गाह में पहुंच गए। हम कोठरी में बैठे थे। मुराद खान ने कैमरा निकालकर हाशिम से कहा, तुम ये कैमरा ले जाओ और इसको भी साथ लेते जाओ और शहर की तरफ रवाना हो जाओ। तुम टैक्सी लेकर जाओगे क्योंकि गाड़ी सिकंदर के पास होटल में है। रास्ते में तुम नेगेटिव अपने खास आदमी के हवाले करते जाओगे ताकि वो जितनी जल्दी हो सके हमें नेगेटिव डेवलप करके दे सके। इसके बाद तुम दोनों अपने होटल जाओगे। फिर से मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं शाम को तुम्हारे पास होटल आऊँगा और अपने साथ खुफिया कोड नंबर की उतारी हुई फ़ोटो भी लेता आऊँगा। वहीं बैठकर ये तय करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले अपना लिबास तब्दील करना ना भूलना। तुम वही लिबास पहनकर यहाँ से निकलोगे जिस लिबास में तुम 5 स्टार होटल से निकले थे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। हम दोनों दूसरी छोटी कोठरी में चले गए। वहाँ हाशिम खान ने शोफर वाली सफ़ेद वर्दी पहनी और मैंने पुरानी पैकेट उठाकर उसमें सेठ अग्रवाल वाला रेशमी कुर्ता और पजामा पहन लिया। गले में सोने की जंजीर, उंगलियों में कीमती अंगूठियाँ भी पहन ली। इसके बाद हम दोनों कोठरी की खिड़की में से निकलकर खुफिया कमी गाह के अटपी जंगल में से गुजरने के बाद बड़ी सड़क पर आकर किसी टैक्सी का इंतजार करने लगे। विजयवाड़ा बहुत बड़ा शहर था। वहाँ शहर की तकरीबन हर सड़क पर टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाती थी। चुनाचे एक खाली टैक्सी देखकर हाशिम ने इसे इशारा किया। टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। हाशिम ने आगे बढ़कर ड्राइवर के साथ बातचीत की और मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गया। हाशिम ये जाहिर करना चाहता था कि ये मेरे बॉस से साहब हैं और मैं इनका शोफर हूँ। हाशिम ने टैक्सी ड्राइवर को एक आध जगह पर चलने को कहा। इस जगह हमें फिल्म के नेगेटिव देने थे। कैमरे में से नेगेटिव निकाल कर इसने एक छोटा सा रोल जेब में रख लिया था। गाड़ी शहर के बारों के इलाके में से गुजर रही थी। एक शॉपिंग प्लाजे की बुलंद बाला इमारत के कोने में हाशिम ने गाड़ी रुकवाई और गर्दन मोड़ कर मुझसे कहा, सेठ जी मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा, ज़्यादा देर ना लगाना, अभी आया सर। ये कहकर हाशिम खान गाड़ी से निकलकर शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हो गया। वो फिल्म का नेगेटिव देने गया था। यहाँ हमारा एक खास काठीवाड़ा मुसलमान मुजाहिद था जिससे इस किस्म की राजदारी का काम करवाया जाता था। मुझे इसने इसलिए सेठ साहब कहकर मुखातिब किया था कि टैक्सी ड्राइवर को किसी किस्म का शक न पड़े। नेगेटिव की फिल्म देखकर वो वापस आया और गाड़ी 5 स्टार होटल की तरफ रवाना हो गई। 5 स्टार होटल की पार्किंग में हमारी गाड़ी इसी तरह खड़ी थी। टैक्सी को हमने होटल के बाहर ही छोड़ दिया। मैंने कहा, सिकंदर अली ऊपर कमरे में ही होगा, तुम यहाँ गाड़ी में ही रहो। मैं सिकंदर को नीचे भेज देता हूँ, तुम ये नीचे ही खाना खा लेना। मैं ऊपर कमरे में आ गया। सिकंदर हमारा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, सर मिशन कैसा रहा? मैंने इसे सारी रोदात सुना दी और कहा, हमें पताल की निशानी वाले जहाज़ के तहखाने से खुफिया कोड नंबर मिल गया है। अब खुदा करे कि यही कोड नंबर हो। सिकंदर ने पूछा, ये कैसे साबित हो सकता है यही कोड नंबर असली है? मैंने कहा, हम ये नंबर यहाँ से बदरिया खुफिया फैक्ट अपनी हाई कमांड एजेंसी को भेज देंगे। इस कोड नंबर के साथ एटमी मटेरियल के सिलेंडरों के पास अपने सीरियल नंबर भी लिखे हुए थे। हम वो भी कोड नंबर के साथ ही भेजेंगे। इनकी मदद से हाई कमांड को फ़ौरन इल्म हो जाएगा कि कोड नंबर असली है या नहीं। सिकंदर बोला, खुदा करे ये कोड नंबर असली हो। मैंने कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये नंबर असली है। बाकी अगर ये नकली नंबर निकला तो हमें एक बार फिर असली नंबर की तलाश का काम शुरू करना होगा। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और हम हिम्मत हारने की पोजीशन में भी नहीं हैं। मैंने नीचे सर्विस को फ़ोन करके ऊपर खाना मंगवाया। हम दोनों मुजाहिद खाना खाने और बातें करने लगे। खाने के बाद हम काफ़ी पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टेलीफोन ऑपरेटर की आवाज़ आई, सर आप सेठ अग्रवाल जी बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ मैं जीसी अग्रवाल ही बोल रहा हूँ। ऑपरेटर ने कहा, सर आपसे रागनी मेहरा जी बात करेंगी। मैंने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर धीमी आवाज़ में सिकंदर से कहा, ये कमबख्त वही रात वाली देवदासी है। फिर मैंने हाथ उठाकर ऑपरेटर से कहा, बात कराओ। दूसरे लम्हे देवदासी रागनी मेहरा की आवाज़ आई, सर जीसी अग्रवाल जी बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ रागनी जी, मैं अग्रवाल जी आपका सेवक ही बोल रहा हूँ। कहिए कैसी हमारे याद आ गई? रागनी मेहरा ने फिक्रामेज लहजे में कहा, सेठ जी हम तो आपको इसी दिन से याद कर रहे हैं जिस दिन आपकी पहली मुलाकात हुई थी। आप ही ने हमें बुला दिया है। मैंने भी तकल्लुफन कह दिया, अरे नहीं रागनी जी, हमने आपको कहाँ बुलाया है। उसने कांतिलाल का वो नाम लेकर जो उसने रागनी को बताया था कहा, इनका क्या हाल है? महाशय जी कैसे हैं? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हैं। आपने पता नहीं इन पर क्या जादू कर दिया है कि आपको बहुत याद करते हैं। रागनी मेहरा ने कहा, हम तो सिर्फ आपको याद करते हैं। मैं आज रात फारिग हूँ, कहें तो मैं आ जाऊँ? चाय के एक एक कप पर बातें करेंगे, कुछ अपना हाल सुनाएंगे, कुछ आपका हाल सुनेंगे। मैंने कहा, आज रात एक बिजनेस पार्टी के साथ अपॉइंटमेंट है।
ऐसा करें, आप अपना नंबर मुझे लिखवा दें। अगर पार्टी विजयवाड़ा की फ़्लाइट ना पकड़ सकी तो मैं आपको बुलवा लूँगा। रागिनी ने कहा, मेरा नंबर लिख लीजिए, और रागिनी मेहरा ने मुझे अपना नंबर लिखवा दिया। इसके बाद फ़ोन बंद करके मैंने सिकंदर से कहा, इस मुसीबत से भला मैं कैसे मिल सकता हूँ। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा, सर मुझे इस औरत पर कुछ शक सा पड़ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। सिकंदर बोला, इस किस्म के पेशे से जो औरतें वाबस्ता होती हैं वो सिर्फ एक रात के लिए दोस्त बनने वालों को बाद में कभी इस तरह याद नहीं किया करते। इस औरत ने आपको और कांतिलाल को याद ही नहीं रखा, बल्कि टेलीफोन करके दोबारा मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। आमतौर पर ऐसी औरतें इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करती। इस तरह से इनके बिजनेस में फ़र्क पड़ जाता है। ये औरतें तो अपने मिलने वालों के साथ आतिश शौक के इस तरह भड़काती हैं कि वो खुद इनको फ़ोन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस औरत रागिनी मेहरा के दिल में कुछ और ही है। मैं हंस पड़ा। अरे सिकंदर भाई, तुम भी जवान हो, तुम्हें इस किस्म के मामलात का इतना तजर्बा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, इन औरतों का तो कारोबार ही यही है। वैसे तुम्हारा तजस्सुस देखकर मुझे खुशी हुई है। तुम्हें रागिनी पर इतना शक व शोबा करते देखकर मुझे अच्छा लगा है। एक कमांडो, बल्कि खास तौर पर एक जासूस दूसरे पर जिस कदर शक करे वो इतना ही तरक्की करता है। रागिनी मेहरा को भूल जाओ। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, मुझसे सीनियर हैं, हो सकता है आप ठीक कह रहे हों। मैंने कहा, चलो मुझे चाय की एक और प्याली बना दो, आज चाय बड़ी ताज़ा थी। सिकंदर चाय बना रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया ये मुराद खान ही है, क्योंकि वो हमेशा दरवाजे पर 3 बार दस्तक देता था, घंटी कभी नहीं बजाता था। मैंने सिकंदर से कहा, चाय बाद में बनाना, पहले दरवाज़ा खोल लो, मुराद खान आ गया है। सिकंदर ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। मुराद खान गुजरात काठियावाड़ के कारोबारी सेठों के लिबास में दाखिल हुआ। सिकंदर ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मुराद खान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा ब्रीफकेस काफ़ी टेबल पर रख दिया। सिकंदर से कहा, अब कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहा, मैं काउंटर पर कह देता हूँ कि मुझसे कोई मिलने आए या कोई टेलीफोन करे तो इसे लेटर ऑन कह दिया जाए। मैं एक ज़रूरी कारोबारी मीटिंग में बैठा हूँ। मैंने फ़ोन पर नीचे पैगाम दे दिया। इस दौरान मुराद खान ने ब्रीफकेस के खाने से फिल्म के नेगेटिव की बड़ी इनलाज की हुई फ़ोटो निकाल कर मेज़ पर रख दी थी। हमारे दोस्त ने बड़े अच्छे प्रिंट निकाले हैं, ये देखो। मैंने इस दरमियाने साइज़ को बढ़ा भी करवा लिया है। इसकी 6 कॉपियाँ निकलवाई हैं। 3 कॉपियाँ हम अपने पास रखेंगे और 3 ऊपर हाई कमांड को भिजवा देंगे। मैंने कहा, क्या हम इसे हाई कमांड को बजरिया फैक्स नहीं भेज सकते? मेरा ख्याल है फैक्स का तरीका महफूज रहेगा। मुराद खान बोला, ये मटेरियल बजरिया फैक्स भेजने का मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। फैक्स के सिग्नल की चोरी हो सकती है। भारत की खुफिया एजेंसियाँ फैक्स सिग्नल्स को चेक कर सकती हैं। ये हमारा एक खास आदमी खुद लेकर जाएगा। फिर हम तस्वीरों को देखने लगे, बिल्कुल असल के मुताबिक थी, बल्कि असल के मुकाबले में ज़्यादा साफ और वाज़ेह थी। मैंने कहा, हमें इसके नेगेटिव की सख्त हिफाजत करनी होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।